देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार में लगातार सवाल उठ रहे हैं। गृह विभाग नीतीश के पास है। सर, पटना में बस ड्राइवर की हत्या अपराधियों ने कर दी। भरी बस जो है, यात्रियों से भरी बस थी, बेतिया जा रही थी। अपराधियों ने बस को रुकवाया और ड्राइवर को जो है गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। बेगूसराय में दो भाइयों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आए दिन बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तेजस्वी क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी जब भी क्राइम बुलेटिन की बात करें या लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करेंगे तो ये मुद्दे उनके लिए बैकफायर करते हैं। हम इतिहास के गड़े मुर्दे तो नहीं उखाड़ना चाहते हैं, लेकिन आईना उन्हें दिखाना जरूरी है कि क्या बिहार 90 से 2005 का जो बिहार था आज वही बिहार है। आज यहाँ सामूहिक नरसंहार हो रहे हैं क्या? आज यहाँ सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। जातीय सेनाओं और उग्रवादी संगठनों के बीच का भीषण संग्राम, बाहुबलियों की जो वहाँ समानांतर सरकारें थीं, जिस तरह से बंदूकें गरजती थीं, आम लोगों का पलायन हो रहा था, बुद्धिजीवी, पूंजीपति, खेतिहर, कामगार, मजदूर, ये सब बिहार छोड़कर जा रहे थे। बिहार बदल गया है और अगर घटनाएं होती हैं तो पुलिस मुख्यालय न केवल संज्ञान लेती है, अपराधियों को जेल के शिकंजे के पीछे भेजा जाता है। और ये सुनिश्चित किया है नीतीश कुमार जी ने, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, सीधी मॉनिटरिंग हो, अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए जा रहे हों, पुलिस बल का आधुनिकीकरण, और जिस तरह से आधुनिक हथियार और अनुसंधान की गुणवत्ता बेहतर हुई है। बिहार में कानून का शासन है और देश के ज़्यादातर राज्यों से बिहार में कानून व्यवस्था के जो आंकड़े हैं, प्रति लाख व्यक्तियों को अगर आधार बनाया जाएगा आबादी का, तो एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर भी बिहार बेहतर शासन के राज्यों में से एक होगा। सर, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल विपक्ष तो खड़े कर ही रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त अब हो ही नहीं सकता क्योंकि नीतीश फिजिकली और मेंटली अनफिट है, वो अब कुछ करने की स्थिति में है ही नहीं। और वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश को अब इस्तीफा करना चाहिए, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। तो उनकी हरकतें ही बता रही हैं कि वो फिजिकली और मेंटली जो है वो अनफिट हैं। उनको अपने विधायकों, मंत्रियों का नाम नहीं मालूम है, कि जिस जिले में जाते हैं उनको ये नहीं मालूम होता है कि वो किस जिले में गए हैं। और इसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि अब चुनाव जो होने वाला है वो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं कि आप नीतीश को मुखौटा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में, जबकि आप अच्छे से जान रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं। सब बिहार की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले उनके आरोपों के साथ उनकी पार्टी और उनके समर्थक ही खड़े नहीं हैं। लगातार उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। गांधी मैदान की रैली में खाली कुर्सियों ने उनको उनकी औकात और उनकी हैसियत बता दी है। दरअसल हम पर सवाल खड़े करने के बजाय उन्हें खुद किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। उम्र उनकी कम हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से बदहवासी और बौखलाहट और जिस तरह के बेसुरे बोल वो बोल रहे हैं, मुझे लगता है फौरी तौर पर उनकी ज़रूरत है कि उन्हें किसी न किसी मनोचिकित्सक के शरण में जाना चाहिए और अपनी मानसिक चिकित्सा करानी चाहिए। आपको मेंटली अनफिट लग रहा है? नहीं, मुझे तो उनके बयानों से ऐसा जरूर लगता है कि कुछ न कुछ उनके दिमागी संरचना में कोई गंभीर परेशानी जरूर है। सर, इधर चुनाव इसी साल है। नीतीश सीएम चेहरा है एनडीए का, नीतीश एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब तो बीजेपी ये भी करे कि सरकार बनती है तो वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सर, सीट एक बड़ा मुद्दा है, सीट शेयरिंग का, तो कब तक इस पे? देखिए, जब भी नीतीश कुमार जी पर उनकी स्वीकार्यता, उनकी लोकप्रियता और उनकी अपरिहार्यता पर सवाल खड़े हुए, जनता ने पलटकर जवाब दिया। और अभी लोकसभा के और विधानसभा के उपचुनाव हुए। लोकसभा के नतीजों में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट, 74 विधानसभा क्षेत्रों में सीधी बढ़त, और पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बरकरार रहा विधानसभा के उपचुनाव में भी, जहां न केवल गठबंधन को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को चारों की चारों सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने राजद और उनके सहयोगी दलों को हैसियत बता दी। तो नीतीश कुमार जी या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को लेकर किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पार्टियां सब बराबर हैं,
लेकिन नीतीश कुमार जी उम्र, अनुभव और जो उनकी अपार लोकप्रियता है, वो सबके अभिभावक और सबके बड़े भाई हैं। पहले तो यही देखा गया ना कि आपकी पार्टी जो है हमेशा ज़्यादा सीटों पे लड़ रही है। 2020 में आप लोग 122 सीट लिए थे, भले उसमें से 7 सीट मांझी को दिए। बीजेपी 121 सीट ली थी तो 11 सीट सहनी को दी थी। तो आप लोग 20 में 115 पे लड़े, बीजेपी 110 पे लड़ी थी। देखिए, अभी तो की मजबूत धमक रहेगी। विधिवत सीट शेयरिंग की प्रक्रिया जब शुरू होगी, जब फैसले लिए जाएंगे, तो आप सबको इसकी जानकारी स्वतः हो जाएगी। इतनी बात तय है, जदयू नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण दल है, उसकी स्वीकार्यता और जो पार्टी का व्यापक आधार है, चुनाव में निरंतर हमारे परफॉर्मेंसेज जो पिछले 2 चुनाव में है वो बराबर बेहतर रहे हैं। बिहार का एक युगांतकारी कालजयी बदलाव उन्होंने सुनिश्चित किया, बड़े फैसले लिए और बराबर नीतीश कुमार जी की वजह से एनडीए को एक बड़ी जीत मिलती रही है। जीत का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जल्द उम्मीद करें सीटों पे भी बातचीत हो जाएगी। और निसंदेह अब तो चुनाव के चंद महीने बाकी हैं और लगातार नेताओं का आपस में मिलना जुलना जारी है, तो फिर ये बहुत असमंजस की स्थिति नहीं है।